नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की अहम खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह नीट का एक बहुत बड़ा स्कैम मंजरेआम पर आया। उसके बाद नीट पीजी भी कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। और आपने ये भी देखा कि किस तरह नेट जो है वो भी मनसूख करना पड़ा हुकूमत को। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ नाअहली होती है, जहाँ नाअहल लोगों को अहम ओहदे दिए जाते हैं, तो वो इंतजामी सलाहियतों से महरूम होने के नतीजे में कई एक बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं। तो बहरहाल NTA नेशनल, आप देखेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसके तहत नीट पीजी हो या यूजी हो, उसका इम्तिहान जो होते हैं उसका इनेकाद अमल में आता है। लेकिन इस मरतबा जिस अंदाज में बच्चों के साथ उनकी कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीट का 5 मई को मुल्क के तकरीबन 571 शहरों में इनेकाद अमल में आया था और 24 लाख के करीब उम्मीदवारों ने उस इम्तिहान में शिरकत की थी। और आपको ये भी मालूम है कि उसके लिए 4750 मराकिज़ इम्तिहान बनाए गए थे। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 14 मराकिज़ ऐसे थे जो बैरून ममालिक में क़ायम किए गए थे, यानी दुबई वगैरह में क़ायम किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की तारीख़ में और नीट की तारीख़ में आपने देखा कि किस तरह 67 जो उम्मीदवार हैं उन्हें 720 में से 720 नंबरात हासिल हुए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 67 अगर उम्मीदवार इस तरह के नंबरात हासिल करते हैं और पहला मुकाम हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद आपने देखा कि बिहार में इसका पता चल गया कि ये नीट में बदगुमानी की गई, करप्शन का इर्तिकाब किया गया और करोड़ों रुपए का ये स्कैम है। तो ऐसे में वहाँ की पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया और फिर आपने देखा कि CBI के तफवीज़ कर दिया गया ये केस तहकीकात के लिए। और CBI ने इस सिलसिले में बिहार में ही पहली गिरफ्तारी अमल में लाई। और आपको ये भी बता दूं कि CBI ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसका नाम मनीष कुमार पहले का नाम बताया जाता है और दूसरे वाले का नाम आशुतोष कुमार बताया जाता है। ये उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने उम्मीदवारों को महफूज इमारत फराहम की थी जहां उन्हें पर्चे हवाले किए गए थे। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि आज जो वाक़यात पेश आए हैं, ख़ास तौर पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, उसके 100 से ज़ायद लोग NTA में घुस पड़े और अंदर दाखिल होकर उन्होंने यानी लॉक लगा दिया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो एक वाक़या हुआ। दूसरा, CBI उसने भी पहली गिरफ्तारी का ऐलान किया है। और तीसरी अहम वाक़या ये है कि अपोजिशन ने कहा है कि कल वो पार्लियामेंट में नीट में हुई बदगुमानियों पर बहस करेगी और हुकूमत भी ने कहा कि हम तैयार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीलियाँ आई हैं वो किस वजह से आई हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले नीट के इम्तहान का जो इनेकाद किया जा रहा है उस पर कई रियासतों को एतराज़ है। वो चाहते हैं कि जिस तरह पहले स्टेट हुकूमत को ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने लेवल पे इम्तिहान का इनेकाद करते और MBBS में दाखिले देते, तमिलनाडु के अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों से यही दावा किया जा रहा है कि नीट को मनसूख कर देना चाहे। जब हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में स्कैम मंजर पे आ रहे हैं जी, ये तो पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा हुआ है। जब इस तरह से स्कैम मंजर पे आ रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। पहले तो आपने देखा कि जब जैसा ही नीट स्कैम का मंजर पर आया तब वज़ीर तालीम जी धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि सब आम गलत है। बाद में जब तहकीकात हुई, चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने उस पर अपने मौक़ूफ़ पर माज़रत खाई की है जी, माज़रत खाई की जी। तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले नीट को ख़त्म कर देना चाहिए जी। रियासती हुकूमतों को ये ज़िम्मेदारी दे दी चाहिए जो पहले थी। अगर रियासती हुकूमतें इसको अच्छी तरह से अंजाम दे सकती हैं तो फिर मरकज़ी हुकूमत को इसमें मदख़लत करने की
गुंजाइश नहीं रही। और हम देख रहे हैं कि जब से नीट का इम्तिहान के पर्चा पेपर्स मंजराम पे आए हैं, तब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, शहरों, अजलाओं में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है और समझता हूँ कई तलबा ने अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि कोटा राजस्थान से खबर आई है और आपको बता दें कोटा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पर नीट के जो तैयारी की जाती है, कोचिंग दी जाती है, वो एक मरकज़, एक बहुत अहम मरकज़ के तौर पर शोहरत रखता है। बैरूनी ममालिक से भी बच्चे वहाँ से कोचिंग हासिल करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग हासिल करते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ लड़के लड़कियाँ जाकर कोचिंग लेते हैं। यानी हम कोटा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि एक एस्पिरेंट है नीट, उसने खुदकुशी कर ली है। इस तरह जनवरी से अब तक 12 बच्चों ने खुदकुशी की है। तो आपने जैसा कहा है कि नई वज़ारत ने कि ये जो नीट के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाता है, वो NTA की बजाय ख़ुद रियासतों को उसकी ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए ताकि साफ़ और शफाफ अंदाज में इन इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आए। मिसाल के तौर पर हमारी रियासत में MCET मुनक़िद हुआ करता था और आप देखेंगे कि बहुत ही पुरअमन तौर से, तरीक़े से और बिना किसी धांधलियों के साफ़ और शफाफ अंदाज में मुनक़िद हुआ करता था और जो बच्चे काबिल होते हैं वो इन मेडिसिन के लिए मुंतखब होते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही MCET ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद नीट लाया गया और नीट के बाद आप देखेंगे 10 बरसों से मुल्क में, पिछले 10 बरसों से मोदी हुकूमत है, BJP हुकूमत है और उस हुकूमत ने जो माशी पॉलिसी इख्तियार की है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है। यानी आप देखेंगे कि तारीख़ को मस्क कर दिया गया। उसी तरह आप देखेंगे कि तारीख़ से अहम जो असबाक थे या लेसन्स थे उन्हें निकाल दिया गया। अहम शख्सियतों के बारे में, ख़ासतौर पर मुग़ल बादशाहों के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा किया था, जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को मजबूत व मुस्तहकम किया था, उनके तारीख़ी हालात निकाल दिए गए, हज़फ कर दिए गए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब तालीम को आप भगवा रंग देंगे या ज़ाफ़रान रंग देंगे तो फिर तासुब व जानिबदारी को फ़रोग़ हासिल होगा और जो हकीकत है वो हकीकत से हिंदुस्तानी कौम, ख़ास तौर पर नई नस्ल वाकिफ़ नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जहाँ तक बदनवानी का सवाल है, यकीन मानिए 24 लाख तलबा इससे मुतासिर हुए हैं और नफसियाती तौर पर भी मुतासिर हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिन बच्चों ने खुदकशी की है, हाँ, वो खुदकशी नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ कि उनका ख़तल है। जी जी, ज़बरदस्ती किसी पर ला के कोई चीज़ नीट थोप देना अच्छी बात नहीं। रियासतों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके बाद जिम्मेदारी दे दीजिए, उसके बाद अपना फैसला करना चाहिए। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ रियासतों में यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ है। कल पार्लियामेंट के सेशन में आपने बताया कि हुक्मरान और अपोजिशन जमातें इस पर मुबाहिस करने के लिए तैयार हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की तलबा तंजीम UNSI, उन्होंने ऐलान किया कि कल वो BJP के अरकान पार्लियामेंट के घरों का घेराव करेंगे। जी। तो इस तरह सारे मुल्क में जब तलबा एहतजाज कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के मुस्तकबिल पर गौर करें और उनके डिमांड पर गौर करें। जिस तरह से किसानों के एहतजाज को कुचलने की कोशिश की गई थी, इसी तरह ये बच्चों के जो एहतजाज उसको कुचलने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर रहेगा। और एक बात नहीं मजा साहब, आपको बता दूं कि जहाँ तक CBI की तहकीक़ात का सवाल है, आप देखेंगे बिहार पुलिस ने भी इस सिलसिले में कार्रवाई की, हरियाणा पुलिस ने भी इस सिलसिले में कार्रवाई की और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया हरियाणा और बिहार पुलिस ने। लेकिन जैसे ही CBI को ये केस तफवीज़ किया गया, उसने आज 2 गिरफ्तारियाँ की हैं और जैसा कि मैंने बताया है उसमें शामिल है मनीष कुमार और आशुतोष कुमार। इन दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ ये अहम सवाल पैदा होता है कि आप बड़ी मछलियों को क्यों बचाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है रियाज साहब, हाँ, कि CBI इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिया गया। CBI ने 4 संभाला है, अपना काम भी शुरू कर दिया है। जहाँ पर भी पैसे की बात आती है ED मदाखलत करती है। यहाँ पर करोड़ों का स्कैम है, हज़ारों करोड़ रुपए का स्कैम है, लेकिन ED की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं करना और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उसकी खिदमत से इस्तीफ़ा नहीं करना, मैं समझता हूँ कि समझ से बाहर है। और आपने अच्छी बात कही है कि जहाँ तक इस स्कैम का सवाल है, हज़ारों करोड़ रुपए का ये स्कैम है। और उसमें आपको ये भी बता दूं कि जब पहले मुलजिमिन को गिरफ्तार किया गया था तो वो कहा गया कि उन्हें 30 से लेकर 32 लाख रुपए में ये पर्चे मिले हैं। उसके बाद उन मुलजिमिन ने 40 लाख रुपए में एक पर्चा फ़रोख्त किया और कई उम्मीदवारों को ये पर्चे फ़रोख्त किए गए हैं। तो ऐसे में क्या हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो CBI के साथ साथ ED को भी ये केस बिल्कुल इन्वॉल्व, जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर ED आती है, ये NIA को भी देना चाहिए। बिल्कुल। आप आज जाम देखिए कि कहीं कहीं छोटे-छोटे 100-100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये का जब मामला आता है। अब हमारे पटनचोरू के रुकन असम्बली है महिपाल रेड्डी, उनके पास 300 करोड़ रुपए की लेन देन की जब बात आई तो CBI के ED के अहदेदारों ने
उनके घर पर, उनके अरकान ख़ानदान के घर पर धावा किया। जब मगर यहाँ पर करोड़, वो यहाँ तो हज़ारों करोड़ रुपए की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर ईडी खामोश है। ऐसा देखा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों के लिए ही सिर्फ ईडी इस्तेमाल होती है। जी जी। लेकिन अब जहाँ पर भी ये स्कैम्स हुए हैं, आप देखिए, या तो बीजेपी रियासती हुकूमतें हैं या फिर एनडीए की इत्तेहादी हुकूमतें हैं। जी हाँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सीबीआई अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाएगी या नहीं, जैसे कि बस ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी? क्योंकि सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इवन मरकज़ी जो एजेंसियां हैं उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अपोजिशन, देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज पर मरकज़ी हुकूमत को गौर करना चाहिए। और जो बच्ची तलबा है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। जी जी। लेकिन कल जो पार्लियामेंट में बहस होगी, तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को पैदल कर देगी, हुकूमत को घेर लेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि अगर कोई कसूरवार है, अगर बच्चों के ज़िंदगियों का मुस्तकबिल का सवाल है, तो पहले सबसे पहले नीट को मंसूख करना चाहिए। जी जी। अब देखना ये चाहिए कि क्या हुकूमत, जिस तरह से पहले उसने ये कहा था कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, पेपर कोई अफशा नहीं हुआ है, डटे रही। बाद में जब गिरफ्तारियां अमल में आई तो जब ये कबूल किया गया कि हाँ ऐसा हुआ है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि बेचारे भोले वाले हुकूमत वाले, ख़ासतौर पर वज़ीर तालीम, उन्होंने कहा था कि कोई लीक नहीं हुआ पेपर। फिर उसके बाद आपने देखा कि डीलिंग्स किस तरह हुई है, लाखों रुपए की डीलिंग्स हुई है, करोड़ों रुपए की डीलिंग्स हुई है। और आप देखेंगे एक सेंटर से 12-12, 14-14 बच्चे जो हैं वो 700, यानी 6 बच्चे तो 720 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं एक सेंटर से। तो कई ऐसे सेंटर से जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कामयाब हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी मुलविस है, तो इसमें जेडीयू मुलविस है, इस तरह की लम्हात आयत। सबसे पहले तलबा को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए नीट एग्ज़ाम को मंसूख कर देना चाहिए। जी जी। फिर नए तरीके से नीट का इनेकाद करना चाहिए और जल्द से जल्द नताइज जारी करते हुए तलबा का मेडिकल जो तालीमी साल है उस ज़ाय होने से उन बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, वजह से मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 24 लाख बच्चों की खिदमत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और नीट मंसूख नहीं किया जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम मंसूख नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कई लाख बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। बिल्कुल नहीं, देखिए, जो लोग पैसे खा चुके हैं वही लोग ऐसे बात करते हैं। जी। अगर आपको लग रहा है कि कितने लोग गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, पेपर अफशा हुआ है, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं कि पेपर को, नीट को मनसूख नहीं करने का? आपके सामने है, सबूत है। आप नीट मनसूख कर सकते हैं तो नीट क्यों नहीं मनसूख कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सिर्फ जिद पर हुआ है कि अपोजिशन जमातें इसको उछाल रही हैं, लिहाजा अपोजिशन जमातों को रूल आउट करने के लिए इसको कबूल नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेहनत करके आगे आने वाले तलबा है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, आपने देखा कि पिछली 2 मियादों के दौरान मोदी हुकूमत का रवैया अपोजिशन के साथ, सहाफ़ियों के साथ, इंसानी हुकूक़ के जहदकारों के साथ कैसा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि एमरजेंसी के याद दिलाते हुए कल की 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। शर्म की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस कदर बदतरीन वाक़यात पेश आए हैं। मैं समझता हूँ कि उस बदतरीन वाक़यात के लिए 2 मिनट की खामोशी मनानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस या फिर इंडिया इत्तेहाद की हुकूमतें आ जाती तब ऐसा शायद करते हो। जी जी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि स्पीकर असेंबली का जो इंतखाब हुआ है, स्पीकर लोकसभा का जो इंतखाब हुआ है, उसमें पहले ये कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू दावा करेंगे या फिर जेडीयू नीतीश कुमार की वो दावा करेंगे इस ओहदे पर। लेकिन आपने देखा कि किस आसानी के साथ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और उसे कामयाबी मिल गई है। अब ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वाज़ेह तौर पर यह ओहदा अपोजिशन को देने से इनकार कर दिया है। और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के जो साबिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सीएम बाला योगी, जो साबिक स्पीकर आंजहानी स्पीकर रह चुके हैं, उनके बेटे हरीश बाला योगी को ये ओहदा दिया जाने वाला है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कभी डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। रिवायत को तोड़ दिया गया, डिप्टी स्पीकर को नहीं रखा गया, सिर्फ पैनल स्पीकर से काम चला गया। अब बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। ये एनडीए की हुकूमत है। एनडीए के जो हरीफ जमातें हैं वो चाहती थी कि स्पीकर का ओहदा दिया जाए, लेकिन शायद मसलियतन उन्हें कुछ समझा लिया गया है। मैंने चंद्रबाबू नायडू का एक बयान देखा है, उन्होंने कहा कि हमें ओहदों से ज़्यादा अपने रियासत के मफादात अजीज़ है। जी जी। तो उसका मतलब शायद वो घुटने टेक दिए हैं। जी जी। जिसकी वजह से ओम बिरला को दोबारा स्पीकर मुंतखब किया गया है। जी जी।
अब देखना है कि डिप्टी स्पीकर के लिए भी वो बातें करते हैं। हुकूमत ने तो डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन जमातों को देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। अब देखना है कि हलीफ जमातों को दी जाती है या फिर उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को मुंतखब किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, हम दिल्ली चलते हैं जहाँ पर हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मौजूद हैं, और वहाँ पर आपको बता दूं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अन्नुमुला रेवंत रेड्डी, आपका अंदाज़ा है कि किस तरह उन्होंने एक अहम ओहदे पर फायज होने से पहले, यानी ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज होने से पहले किस तरह की जद्दोजहद की, जेल भी गए और फिर अहद भी किया कि वो ये अहद किया कि वो KCR को हर हाल में शिकस्त देकर रहेंगे, उन्हें ओहदे चीफ मिनिस्ट्री से हटा कर रहेंगे, उनका इख्तिदार ख़त्म करके रहेंगे और ख़ुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये उनकी 2 ख्वाहिशात रही हैं और इन 2 ख्वाहिशात को उन्होंने पूरा भी कर लिया है। पहले तो उन्होंने KCR को इख्तिदार से बेदखल किया और फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर भी फायज हो गए हैं। वैसे भी वो तकरीबन 3 बरसों से बहैसियत सदर प्रदेश कांग्रेस खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और जुलाई 7 को उनके तीसरी मियाद है, यानी 3 साल जो मियाद है वो ख़त्म होने वाली है। अब ये उन्होंने ये कह दिया है हाईकमान को कि आप सदर का इंतखाब कर लें। तो ये कहा जा रहा है कि वो हैदराबाद आज पहुंचने वाले थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें PCC सदर के इंतखाब से मुताल्लिक़ बातचीत के लिए अहम इजलास तलब करने का यानी कहते हुए उन्हें रोक लिया है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भट्टी विक्रमार्का, उन्हें भी हैदराबाद से तलब कर लिया गया है। तो नईम मुजाहिद साहब इस बारे में आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी का 3 साल PCC प्रेसिडेंट का जो दौर रहा है वो कांग्रेस के लिए और रेवंत रेड्डी के लिए बहुत कारआमद रहा है। कांग्रेस गुज़िश्ता 10 साल से इख्तियार में नहीं थी और असेंबली में उसकी तादाद घट के 5 होकर रह गई थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जब कांग्रेस की बागडोर संभाली तो सबसे पहले कांग्रेस की क़यादत ने उनका साथ नहीं दिया। उसमें मैं समझता हूँ 8 महीने 1 साल उसमें गुजर गए। उसके बाद 2 साल जो थे उन्होंने जम की मेहनत की और बड़े बड़े जलसे किए, अवामी एहतजाज में हिस्सा लिया, ख़ुद आगे बढ़ के रहे, पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया, उनके टेलीफोन टैपिंग किए, कई ऐसे केसेस वाक़यात सामने आए हैं। इसके बावजूद भी अवामी नाराज़गी जो थी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको भरपूर इस्तेमाल किया और इख्तिदार में ला लिए। कांग्रेस की अरकान की असम्बली की तादाद सिर्फ 5 थी तो उसको उन्होंने लिया कि 64 तक पहुँचा दिए। एक हलीफ जमात का उम्मीदवार मुंतखब हो गया, उसकी तादाद 65 हो गई। अब उसके बाद उन्होंने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनकी 2 ख्वाहिश थी वो भी तकलीम हो गई। वो इनकी जो कारकर्दगी थी बहैसियत एक PCC प्रेसिडेंट वो इत्मीनान बख्श रही है। वो तो KCR को इख्तियार से बेदखल कर चुके हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके अलावा इनके दौरे हुकूमत में ही, इनके दौरे PCC क़यादत में ही लोकसभा के इंतख़ाबात मुनक़िद हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन मुजाहरा किया है। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता इंतख़ाबात में कांग्रेस को जहाँ 4 लोकसभा हल्के हासिल हुए थे, इस मरतबा 8 लोकसभा हल्कों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा भी हुआ है। अब रही बात उनकी कि PCC प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदारी हाईकमान पर छोड़ता हूँ, हाईकमान जिसको भी PCC प्रेसिडेंट बनाएंगे मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और एक बात सुनिए कि जहाँ पर रेवंत रेड्डी का सवाल है, वो जब भी KCR के बारे में बात करते हैं तो बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं और आप देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो KCR की तौहीन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि KCR मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश करते रहे, नरेंद्र मोदी के कदमों में पढ़कर आप अंदाज़ा लगाइए। और उन्होंने ये भी कहा कि KCR को इस जुर्म के लिए गन पार्क पर जो यादगार शहीदा हैं वहाँ पर अपनी नाक रगड़ना चाहिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए, देखिए तरह सख्त जब KCR चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, 2 कांग्रेसियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की थी। कांग्रेस के अरकान असम्बली को बड़ी तादाद में BRS में शामिल कर लिया था और रेवंत रेड्डी को कोई भी प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, पुलिस परमिशनें नहीं मिल रही थी, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा था। जब भी कोई कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम का ऐलान करती है, एहतजाजी प्रोग्राम का, तो कांग्रेस पुलिस उनको एक दिन पहले ही उनके घरों से उठा लेती थी या फिर घरों में नज़रबंद कर दिया जाता था, जिसके खिलाफ रेवंत रेड्डी ने जद्दोजहद किया और कांग्रेस को कामयाब बनाया। कांग्रेस के भी इलेक्शन के दिलकश वादे थे जिससे भी अवाम मुतासिर हुए और BRS हुकूमत की जो नाकामी थी उसको भी अवाम ने BRS को सबक सिखाया था।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ जहाँ तक केसीआर हुकूमत का सवाल है, केसीआर हुकूमत ने यानी केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में जिस अंदाज में कांग्रेस को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की, उसका वजूद मिटाने की कोशिश की और उसकी अहमियत जो थी कांग्रेस की वो ख़त्म करने की कोशिश की। और फिर आपने देखा कि किस तरह 2 मरतबा यानी 2014 फिर 2019 में आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी 2018 दो मियादों के दौरान किस तरह उन्होंने कांग्रेस अरकान असम्बली, कांग्रेस के जो एमएलसीज हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनते हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह यानी मुस्बत तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं, कांग्रेस से इक़्तिदार में आती है और फिर जवाल से दो चार हो जाते हैं केसीआर। अब ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जहाँ तक अरकान असम्बली की पोचिंग का या उन्हें शिकार करने का सवाल है, इस मामले में ये जो कल्चर है वो केसीआर का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान 5 बीआरएस अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और ये भी कहा जा रहा है कि काबीना में तोसी से कबल तकरीबन 20 बीआरएस अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिनमें से कुछ को वजीर भी बनाया जाएगा यानी कैबिनेट में शामिल भी किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या केसीआर खामोश रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनहराफ का जहाँ तक सवाल है इसके लिए तो केसीआर ही जिम्मेदार है जी। पहले कांग्रेस के 2014 में 22 अरकान असम्बली शामिल कामयाब हो के आए थे, उनमें तकरीबन 12 अरकान असम्बली को 10 से 12 अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल कर जी जी। उसके बाद 2018 में कांग्रेस के 18 अरकान असम्बली मुंतखब होकर आए थे। कांग्रेस के पास अपोजिशन का ओहदा भी था, लेकिन तकरीबन 12 अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल करते हुए कांग्रेस से अपोजिशन का ओहदा भी छीन लिया गया और कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अब बीआरएस को जो वावेला है कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बीआरएस के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सरासर गलत है। जी। शुरुआत उन्होंने की है, उस पर वही रिवायत पे रेवंत रेड्डी बरकरार है। अगर आप नहीं करते उस वक्त तो आज ये नौबत ही नहीं आती थी। नहीं, क्या आप नहीं समझते कि जो रेवंत रेड्डी कर रहे हैं यानी जो कांग्रेस बीआरएस की अरकान असम्बली है कांग्रेस में शामिल किए जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी मजबूत होगी? देखिए, जब एक इलाकाई जमात कमज़ोर होती है तो दूसरी जमात मुस्तकम ही होती है। असम्बली इंतखाबात में देखिए कि कांग्रेस को हुकूमत की अक्सरियत हासिल हुई तो बीआरएस के 39 अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि बीजेपी के 8 हुए थे। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को बीआरएस को ये अंदाज़ा हो गया। चीफ मिनिस्टर आदमी आज भी कहा है कि बीआरएस ने बीजेपी के लिए वोट दिलाया है, जिसकी वजह से बीआरएस सिफर हो गई है और बीजेपी के 4 से 8 अरकान पार्लियामेंट हो गए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि नईम मुजाहिद ने एक बात कही है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपने जो वोट हैं वो बीजेपी को मुंतकिल किए हैं। तो इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कम से कम 20% वोट बीआरएस ने बीजेपी को मुंतकिल किए हैं। आप ये बताइए कि जहाँ तक बीआरएस का सवाल है, जिस तरह के उसके अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या केसीआर रफ्त पैदा नहीं कर रहे हैं, अपने अरकान असम्बली को नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, वह सवाल वही पैदा होता है आज केसीआर तनख्वाहों का निशाना क्यों बने हुए जी। जब तक वो हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर थे, अपने अरकान असम्बली से अरकान कानून साज कौंसिल से कभी मुलाकात नहीं करते थे। जी जी। मुलाकात का लिए टाइम कुछ आगे भी गया तो नहीं दिया जाता। जी जी। खुद बीआरएस के कई अरकान असम्बली ने ये शिकायत की है। आज उन्हें जब पता चल रहा है कि पूरे बीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल कांग्रेस में शामिल होने के लिए राब्ते में है कांग्रेस के कायदीन से, तब उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाकर बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, दबाव का शिकार न होने का मशवरा दिया जा रहा है, अच्छे दिन आने की तसल्ली दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक अहम खबर की जानिब लिए चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान फेवरेट टीम है और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ये फाइनल जीत जाएगी। तो बहरहाल अब हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर बारिश तो रुक गई है लेकिन टॉस करने में देरी हुई है। लेकिन इससे पहले जो सेमीफाइनल खेला गया यानी पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया और आपने देखा कि अफगानिस्तान जिसने जनूबी अफ्रीका हो या फिर न्यूजीलैंड हो और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान जब सेमीफाइनल में पहुंची तो आपने देखा कि किस तरह
सारे अफगानिस्तान में लोग खुशी के मारे घरों से बाहर निकले और जश्न मनाया, और ये समझा जा रहा था कि जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान, वो बहुत दिलचस्प होगा, बहुत सख्त मुकाबला होगा, टक्कर का मुकाबला होगा और अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से 2-4 कर देगी। लेकिन आपने देखा कि तमाम जो तवक्कुआत की गई थी अफगानिस्तान की टीम से वो पूरी नहीं हो सकी, बल्कि अफगानिस्तान की सारी टीम आप देखेंगे कि 56 यानी रनों पर आउट हो जाती है। ये बहुत कम स्कोर है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में, और T20 मैचेस में भी ये सबसे कम स्कोर है अफगानिस्तान का। तो आप ये बताइए कि आखिर क्या ऐसी तब्दीलियाँ हुई जिसके नतीजे में अफगानिस्तान को इस तरह की शिकस्त का सामना करना देखिए, पड़ा? अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में जो मुजाहरा रहा है वो काबिल सताश रहा है। इसने न्यूजीलैंड को आउट किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जी हाँ, पाकिस्तान को हराया। इसके बाद पहली मर्तबा उस टीम ने जहाँ जिनको कोई सहूलतें नहीं है, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, वैसी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो यही कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे देगी, लेकिन जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका का मुजाहरा रहा है वो तवक्को के बिल्कुल बरक्स रहा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ 56 रन पर सारी टीम ऑल आउट हो गई। तो लोगों को काफ़ी मायूसी हुई है। अफगानिस्तान तो को हुई होगी, लेकिन दुनिया भर की जो नज़रें अफगानिस्तान पे टिकी हुई थी, ये कहा जा रहा था कि आज का सेमीफाइनल अपसेट होगा, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को रोन दिया। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, 20 ओवर्स में से उसने सिर्फ 11.5 ओवर्स खेले हैं और इस मैच में, और 56 रन बनाकर सारी टीम आउट हो गई। और आपको बताना ये ज़रूरी है कि ओवर प्ले में ही आधे से ज़्यादा आउट हो गए। 28 रन पे उनके 6 विकेट्स हो चुके थे। जी। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक साउथ अफ्रीका का सवाल है, वो उसके सिर्फ एक खिलाड़ी उसका आउट हुआ और फिर 8.5 ओवर्स में उसने 60 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। और इस कामयाबी में साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं उनका बहुत अहम किरदार रहा। मार्को जैनसन, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं 16 रन देकर, और फिर आपको बता दूँ रबड़ा, उन्होंने 14 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं, और फिर एंड्रिच ने 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनूबी अफ्रीका फाइनल में, मैं समझता हूँ पहली मरतबा साउथ जनूबी अफ्रीका 30 साल में जी पहली मरतबा फाइनल में पहुंची है। अब रही बात इंडिया और कौन सा मैच है आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, 8 बजे शुरू होना था, लेकिन अभी ये इतलात मिल रही है कि वहाँ पर बारिश होने की वजह से डिलेड हुआ है, अभी टॉस भी नहीं हुआ है। जी। अगर ऐसी सूरत में आपको कुछ आइडिया है, बारिश हो गई तो क्या होगा? जी, मैं समझता हूँ कि कुछ आखिर में ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी टीम को फातेह करार दिया जाए, और हो सकता है कि इंडिया को फातेह करार दिया जाए। देखिए, अभी भी मुझे जहाँ तक इतलात है, इसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया। अच्छा, सुबह की जो टीम थीम जो था उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। अच्छा। अगर सुबह में बारिश होती, मैच खेलने के काबिल नहीं रहता पिच, तो कल ये मैच खेला जाने वाला था। लेकिन जहां तक इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल का मामला है, इसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अच्छा। बल्कि एक गुंजाइश फराहम की गई है कि कम से कम 3 घंटे वक्त गुजरने के बाद मज़ीद 3 घंटे इंतज़ार किया जाएगा। अच्छा। अगर 3 घंटे के दौरान बारिश नहीं होती है और पिच मैच खेलने के लिए काबिल हो जाता है, तो फिर मैच शुरू किया जाएगा। तब भी अगर हालात खेलने के नहीं रहेंगे पिच के, तो जो नंबर 1 टीम रहेंगी, सुपर 8 में जो नंबर 1 टीम बन के आई है, हिंदुस्तान ने 3 के 3 मैच जीते हैं। इंडिया की टीम जो है तीनों मैच जीते हैं, लिहाजा इंग्लैंड की जो टीम है वो दोनों मैच जीते हैं। तो 3 मैच जीतने वाली टीम को फाइनलिस्ट करार दिया जाएगा। जी। तो बहरहाल देखते हैं। वैसे भी ये हमारी यही ख्वाहिश है, हमारी यही दुआ है कि हिंदुस्तान कामयाब रहे फाइनल में। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बारिश का सवाल है, वहाँ बारिश कभी कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है, कभी ये कहा गया कि बारिश रुक गई है। अब देखना है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्या करती है, क्या हिंदुस्तान को शिकस्त देती है, टीम इंडिया को शिकस्त देती है, या फिर टीम इंडिया इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल करती है। लेकिन फाइनल जो भी होगा बहुत सख्त होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।